हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 5 का पार्ट 2 देखेंगे। जो चैप्टर 5 है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इस चैप्टर के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा कि कौन से कम्युनिटीज हैं इंडिया में। और ये जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है, हमने जम्मू एंड कश्मीर की कम्युनिटीज देखी, हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटीज देखी, जो सेंट्रल इंडिया है उनकी कम्युनिटी देखी, हमने कुछ आंध्र प्रदेश की भी कम्युनिटी के बारे में देखा, हमने राजस्थान की कम्युनिटी के बारे में देखा। और हमने देखा कि इनकी लाइफ्स में क्या इफेक्ट जो आने वाला है, जो कॉलोनियल रूल है उनके आने के बाद जो है इनके लाइफ में जो क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके बारे में हमको आगे जो पार्ट है उसमें हमको देखना है। तो पार्ट 2 है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ, ठीक है, इसके बारे में हमको देखना है। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कॉलोनीज बनने के बाद ब्रिटिशर्स के आने के बाद जैसे कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनकी लाइफ में इफेक्ट आया, जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले विलेजर्स है उनकी लाइफ में इफेक्ट आया, उनकी लाइफ में चेंजेस आए। वही चेंजेस जो है उसी तरीके के चेंजेस जो है जो पेस्टोरल लाइफ है, ठीक है, जो चरवाहे हैं उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए उनको हमको देखना है। अंडर कॉलोनियल रूल the life of pastoralists changed dramatically. Their grazing ground shrank, their movements were regulated, and the revenue they had to pay increased. Their agriculture stock declined, and their trades and crafts were adversely affected. How? तो देखिए, कॉलोनियल रूल जैसे कि हमने विलीजर्स का देखा, वैसे ही यहाँ पे जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनकी लाइफ में भी एकदम अचानक से चेंज आ गया। ड्रामेटिकली मतलब एकदम एकाएक चेंज आ जाना। तो ये जो ग्रेसिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ग्रेसिंग ग्राउंड्स हुआ करते थे, हमने इससे पहले देखा कि कैसे वो शिफ्ट होते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो श्रैंक होने लगे, मतलब वो कम होने लगे। उनके मूवमेंट्स रेगुलेट हो गए, जैसे कि पहले वो मूवमेंट अपने हिसाब से करते थे, अब जो मूवमेंट है उनको रेगुलेट हो गया, मतलब उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उस मूवमेंट को करना पड़ता था। मतलब वहाँ जो अपन ने हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा। और उसके जो रेवेन्यू है, ठीक है, तो उनको टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ गए, ठीक है। और उनके जो एग्रीकल्चर स्टॉक्स है वो कम होने लग गए, उनका ट्रेड और क्राफ्ट है उसमें भी इफेक्ट आया। और ये इफेक्ट कैसे आया ये हमको आगे देखना है। फर्स्ट द कॉलोनियल, ठीक है, तो इसमें 5 पॉइंट्स है, तो एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि the colonial state wanted to transform all grazing lands into cultivated farms। तो जो कॉलोनियल स्टेट है वो ये चाहती थी कि जितनी भी खाली जमीन है, जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स हैं जो खाली पड़े हुए हैं, उसको हम कल्टीवेटेड फार्म्स में कलेक्ट कर दे। तो इससे क्या होगा, उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, जो कॉलोनियल स्टेट है उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो उपज होगा उसको वो इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, तो the land revenue was one main sources of its finance. By expanding cultivation it will increase its revenue collection। तो increase, जब cultivation increase होगा, cultivation में land increase होगा, तो वहां से वो revenue ज्यादा ले पाएंगे, taxes ज्यादा collect पाएंगे, तो इससे उनका खुद का revenue बढ़ेगा। तो it could be at the same time produce more jute, cotton, wheat and other agricultural produce that were required in England। तो उनके जूट, कॉटन, वीट का और अदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसकी इंग्लैंड में जरूरत है उसकी भी वहां खेती करवा पाएंगे, जो इंग्लैंड में जिनकी जरूरत है। टू कॉलोनियल ऑफिशियल ऑल uncultivated land appeared to be unprotected. It produced neither revenue nor agricultural produce. It was seen as wasteland that needed to be brought under cultivation। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स के हिसाब से जितना भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, मतलब खाली कर पड़ा हुआ जो लैंड है, उनके हिसाब से वो वेस्ट जा रहा है, ठीक है, वो वेस्ट लैंड है, वहां पे उनका कोई यूज नहीं है। लेकिन क्या ये सही है? इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा जो जो अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पे घास उगती है, वो इन चरवाहों के लिए कितना इंपॉर्टेंस रहता है। लेकिन कॉलोनियल जो है, जो ऑफिशियल्स है, उनकी आंखों में ये सब नहीं दिखा, उनके हिसाब से तो ये वेस्ट लैंड था। तो उनको क्या है, उससे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करवाना था, और रेवेन्यू जनरेट कराने के लिए वो जो वेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए यूज में लेके आना था। तो फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वेयर एंटैक्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो 19th सेंचुरी का जो मिड है उस समय वो वेस्ट लैंड रूल्स लेके आ गए। बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वेयर taken over and given to selected individuals. These individuals were granted various concessions and encouraged to settle these lands. Some of them were
made headmans of village in newly cleared areas. In most areas, the land taken over were actually grazing tracts used regularly by pastoralists. So the expansion of cultivation inevitably meant the decline of pastures and a problem for pastoralists. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रूल लेके आए, वेस्ट लैंड रूल्स। तो इस रूल्स के तहत जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स है, मतलब जितने भी खाली जो लैंड्स हैं, उसको जो कॉलोनियल स्टेट है उन्होंने अपने अधीन कर लिया और कुछ इंडिविजुअल्स को दे दिया। अब ये जो इंडिविजुअल, अब भाई वहां पे जो कल्टीवेशन होगा, है ना, जो लैंड है उसको कल्टीवेट किया जाएगा, उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज किया जाएगा, तो उसके आसपास विलेजेस भी बनेंगे। तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको क्या है, बहुत सारे कंसेशंस वो प्रोवाइड करने लग गए और एनकरेज किया कि आप उसी लैंड के आसपास जाके सेटल हो जाए। भाई दूर देश से आके वहां पे तो आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, मतलब जो एग्रीकल्चर सॉरी जो वेस्ट लैंड है उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी वहां पे है, जो भी इंडिविजुअल को वो काम सौंपा गया है, वो उस इंडिविजुअल को ये भी एनकरेज किया गया कि आप वहीं पे आके सेटल हो जाइए। और कुछ लोगों को क्या है, जो ऐसे लोग हैं जिनको कंसेशन दिया गया या मतलब उनको जिम्मेदारी दी गई, उनको जो है उन गांव का सरदार मतलब हेडमैन भी बना दिया गया। अब बहुत सारे एरियाज में यही माना गया कि ये जो लैंड है, अब ये क्या हुआ, मोस्टली जो एरियाज में ये जो लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होने आ गया, ये एक्चुअली क्या थे, ग्रीजिंग ट्रैक्ट से जो रेगुलर पास्टोरलिस्ट। अब ये सब होने के बाद या एक्सपांशन होने के बाद वो जो एरिया है उसको कल्टीवेशन में लेने के बाद आखिरकार इसका क्या मतलब हुआ कि जो पेस्टलिस्ट है उनके लिए जो एरिया है, पास्टर्स के जो एरिया है वो कम हो गए, वो डिक्लाइन हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको? एग्रीकल्चर के लिए लैंड उन्होंने छीन लिया, किससे, पेस्टलिस्ट से, सीधा मतलब इसका यही है। और सेकेंड रीजन क्या है, बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स वेयर ऑल्सो बीन एंटैक्ट इन डिफरेंट प्रोविंस। अब हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसमें देखा था कि मिड 19th सेंचुरी के आते आते कई सारे फॉरेस्ट एक्ट्स आ गए। इसके तहत क्या था कि कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड और रिजर्व्ड घोषित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत कोई भी फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकता। कोई भी अगर अंदर जाना चाहता है, फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहता है, तो उसको कुछ ना कुछ परमिशन लेके जाना पड़ेगा, कुछ रेगुलर टाइम के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या क्या हम देखेंगे, थ्रू दिस एक्ट सम फॉरेस्ट वेयर प्रोड्यूस्ड कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार और साल वेयर डिक्लेयर रिजर्व। तो यहाँ पे जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा गया था कि कुछ फॉरेस्ट को बहुत ही मतलब कमर्शियल फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था और उसको टिम्बर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा रहा था, जिसमें देवदार और साल के जो ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, उनको रिजर्व फॉरेस्ट का घोषित कर दिया गया। तो नो pastoralists were allowed access to this forest. Other forests were classified as protected. ठीक है, तो कोई भी pastoralist जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकता था और कुछ फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्टेड भी कोशिश किया गया था। इन दिस, और ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, some customary grazing rights of pastoralists were granted but their movement were severely restricted. तो यहाँ पे जो कुछ कस्टमरी ग्रेसिंग राइट्स, मतलब जो पेस्टलिस्ट वहां रेगुलरली जाते आए थे, उनका ये मतलब जीनोलॉजी रहा है कि उनके दादा परदादा हमेशा से यही काम करते आए हैं, जो ये कस्टम को फॉलो करते थे, उनको ही राइट दिया गया था कि वो जंगल के अंदर जा सकते हैं, लेकिन जो है कुछ restrictions के साथ में। The colonial official believed that grazing destroyed the saplings and young shoots of tree that germinated on the forest floor. The herds trampled over the saplings and munched away the shoots. This prevented new trees from growing. तो यहाँ पे जो colonial officials हैं, इनको ये लगता था कि अगर ग्रेसिंग के लिए चरने के लिए लेके चले जाएंगे, जो चरवाहे हैं चरने के लिए अपने जो कैटल शीप गोट्स है जो भी इनको लेके चले जाएंगे, तो इससे जो नए नए छोटे छोटे जो पौधे हैं, सैपलिंग्स मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, और जो ट्रीज के जो यंग शूट्स हैं, ठीक है, जो ट्रीज के जो कोमल कोमल पत्तियां हैं जो जर्मिनेट होती है, फॉरेस्ट के जो फ्लोर होता है, फॉरेस्ट का जो निचला भाग होता है वहां पे, तो वो उसको क्या है, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जो हर्ड्स है, अगर वो छोटे छोटे पौधे के ऊपर से जाएंगे तो वो उस पौधों को क्या है, कुचल देंगे। टैम्पलिंग मतलब कुचल देना, मंच मंच मतलब भी वही होगा, वो मंच मतलब वो शूट्स जो है उसको वो चबा के खा लेंगे। तो इससे क्या है, जो नए ट्रीज है उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, प्रिवेंट हो जाएगा, है ना।
इससे क्या हो जाएगा, रुक जाएगी उनकी ग्रोथ। दिस फॉरेस्ट एक्ट चेंज द लाइव्स ऑफ pastoralists, they were now prevented from entering many forests that earlier provide valuable forage for their cattle। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट्स है, इससे भी जो है जो पेस्टरलिस्ट हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। अब जो है फॉरेस्ट में एंट्री करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और वही फॉरेस्ट जिससे उनके जो कैटल्स हैं उसको चारा मिला करता था। इवन इन द एरियाज दे वेयर अलाउड एंट्री, देयर मूवमेंट्स वेयर रेगुलेटेड, दे नीडेड परमिट फॉर एंट्री। तो यहाँ पे अगर किसी फॉरेस्ट में उनको अलाउ भी किया जाता था कि हाँ आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन जो उनके मूवमेंट्स है उनको रेगुलेट करके रखा गया था कि आप कुछ ही एरिया में सीमित जगह पर आप जा सकते हैं, और उसके लिए भी क्या है उनको परमिट लगाना पड़ता था, मतलब एंट्री के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। द टाइमिंग ऑफ देयर एंट्री एंड डिपार्चर, the timing the timing of their entry and departure specified the number of days they could spend in the time was limited। तो टाइमिंग और जो डिपार्चर है, ठीक है, मतलब जो एंट्री टाइमिंग है और मतलब जो अंदर एंट्री मतलब जो घुसने का टाइम है जंगल में, और जंगल से बाहर निकलने का टाइम है वो भी स्पेसिफाइड था, और कितने नंबर ऑफ डेज, ठीक है, वो फॉरेस्ट में जा सकते हैं वो भी लिमिटेड था। पेस्टरलिस्ट could no longer remain in an area even if the forage was available, the grass was lucent and the undergrowth in the forest was ample। तो अब जो पेस्टरलिस्ट है वो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते थे, उस एरिया में नहीं जा सकते थे जहाँ पे चारा बहुत अच्छे से अवेलेबल था, जहाँ पे घास जो है बहुत ही जूसी था, है ना, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास थी, लेकिन वो अपने कैटल्स को लेके वहां नहीं जा सकते थे। सोल्यूशन मतलब होता है जूसी जो ग्रास होती है उसको। एंड अंडर ग्रोथ इन द फॉरेस्ट, जो निचले जमीन जो फॉरेस्ट का है वहां पे ग्रोथ भी जो बहुत ही अच्छी हो, एम्पल मतलब अच्छी, दे हैव टू मूव बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट that had been issued to them now ruled their lives। The permit specified the periods in which they could legally within a forest। If they overstay, they will be liable to fines। तो यहाँ पे मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक्ट बना के रखा था उसके हिसाब से ही वो फॉरेस्ट के अंदर जा सकते थे, कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए जा सकते थे, अगर उस पीरियड से ज्यादा वो फॉरेस्ट में अगर रहते थे तो उनको फाइन्स देना पड़ता था। अब थर्ड पॉइंट ये है कि ब्रिटिश ऑफिसर वे सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। तो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो नोमैडिक पीपल को पसंद नहीं करते थे, उनके हिसाब से जो ये नोमैडिक पीपल होते थे वो उनको शक की नजर से देखते थे। उनके हिसाब से ये रहता था कि जो नोमैडिक पीपल है ये ये कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, मतलब ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, ये थोड़े मतलब उनको गलत नजरिए से देखते थे। तो दे डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स हु हॉक देयर goods in village and pastoralists who change their places of residence every season, moving in search of good pastures for their herds। तो यहाँ पे वो उन पे भरोसा नहीं करते। डिस्ट्रस्टर्स मोबाइल क्राफ्ट्समैन मतलब जो एक जगह से मोबाइल मतलब एक जगह पे नहीं रहता, बात फोन में बात करने वाला मोबाइल नहीं, जो एक जगह पे नहीं स्थिर रहता है। तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। ये जो क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स हैं जो अपना सामान लेके हर एक विलेजेस में घूमते रहते हैं, और ये जो पेस्टरलिस्ट हैं जो अपना जगह जो अपने जो रेसिडेंस है जो अपना रहने का जगह है उसको चेंज करते रहते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। The colonial government wanted to rule over a settled population। They wanted the rural people to live in village in fixed places with fixed rights on particular fields। तो जो colonial government है ये चाहती थी कि एक settled population हो, ऐसे लोग घूमते फिरते नहीं रहे, घूमते फिरते इधर उधर मत जाएं। तो वो चाहते थे कि जो रूरल पीपल है वो लिव मतलब वो एक फिक्स्ड विलेजेस में रहें, उनके फिक्स्ड राइट्स रहें, उनका पर्टिकुलर मतलब फील्ड्स हों, और सच ए पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। और ऐसी पॉपुलेशन जो है जिन पे अगर उनको राज करना है तो वो ऐसी पॉपुलेशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकती थी, ऐसे 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 जो पॉपुलेशन है उसको अच्छे से कंट्रोल करके रख सकती थी। दोज हु वे सेटल्ड were seen as peaceable and law-abiding। Those who were nomadic were considered to be criminal। ठीक है, तो उनका मानना ये था कि अगर जो कोई एक सेटल जगह पे है तो वो अच्छे लोग हैं, वो लॉ को मानने वाले लोग हैं, और जो नोमैडिक हैं जो इधर से उधर घूमने रहते हैं वो क्या है डायरेक्ट अब उनको क्रिमिनल की उपाधि दे दी। भैया आप सोचिए कितना बड़ा पॉइंट है ये कि उनको डायरेक्टली क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल की उपाधि दे दी। तो इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास्ड द क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स एक्ट। तो यहाँ पे 1871 में क्रिमिनल
सॉरी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट घोषित किया इन्होंने, जिसमें क्या है, बाय दिस एक्ट मेनी कम्युनिटीज ऑफ क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स एंड पेस्टरलिस्ट वेर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। तो यहाँ पे बहुत सारी जो कम्युनिटीज है जो क्राफ्ट्समैन ट्रेडर्स और पेस्टरलिस्ट का काम करते थे, उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स की उपाधि दी गई। दे वे स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर बाय एंड बर्थ। Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements. They were not allowed to move out without a permit. The village police kept a continuous watch on them. तो इस एक्ट के आने के बाद जो पेस्टरल कम्युनिटीज थे उनको क्रिमिनल तो डिक्लेयर कर ही दिया, उनको ये कहा गया कि आप जो है अब कुछ नोटिफाइड विलेज से, मतलब कुछ विलेज सेटलमेंट से वहां पे जाकर आप रहेंगे, और ये भी मतलब उनको विदाउट परमिशन बाहर जाने की भी परमिशन नहीं थी। और विलेज के जो पुलिसमैन है वो कंटिन्यूस उसमें उनके ऊपर एक नजर गड़ाए रहते थे कि कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो फोर्थ, टू एक्सपांड, तो अपना फोर्थ पॉइंट ये है, टू एक्सपांड its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. So tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods and even on animals. तो फोर्थ पॉइंट ये था कि जो रेवेन्यू है उसको, है ना, अपना जो रेवेन्यू इनकम है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है अपना रेवेन्यू इनकम बढ़ाने के लिए हर तरीके से टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है। सो टैक्सेस, ठीक है, जो टैक्सेस है वो किसमें इम्पोज किए जा रहे थे, जो लैंड है, केनाल वाटर है, सॉल्ट है, ट्रेड गुड्स है, ये सब चीजों में तो टैक्सेस वो लेते ही थे। लेकिन अब क्या है, एनिमल्स में भी वो टैक्स लेने लग गए। तो so pastoralists had to pay tax on every animal they grazed on the pasture. In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in mid 19th century. अब जो pastoralist हैं उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे हर एक जानवर पे, हर एक जानवर जो उनके पास रहते थे उनको उसके लिए तो टैक्स पे करना ही पड़ता था। और साथ ही साथ, ठीक है, तो उनको जो पेस्टोर वो यूज करते थे, जो भी पेस्टोर यूज करते थे वहां पे भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। तो आप देखेंगे मतलब टैक्स के बोझ से मतलब इंसान मतलब पूरा परेशान ही हो जाए उस तरीके के टैक्स वहां पे उस समय लिया जा रहा था। इन मोस्ट pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in mid 19th century. और mid 19th century में grazing tax जो है, कहीं पे भी अगर आपको pastoral जो ट्रैक्ट है वहां पे अपने जानवरों को ग्रेस कराना है, मतलब उनको चराना है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। The tax per head of cattle went rapidly. The tax per head of cattle went rapidly, and the system of collection was made increasingly efficient. तो अब ये जो टैक्स पर हेड कैटल है वो भी बढ़ाते जा रहे थे, और ये जो सिस्टम है उसको भी बहुत ही एफिशिएंट बनाया जा रहा था। मतलब in decades between 1850s and 1880s, the right to collect the tax was auctioned out of contractors, and these contractors tried to extract higher tax as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year. By the 1880s, the government began collecting taxes directly from the pastoralists. Each of them was given a pass to enter a grazing tract. A cattle herder had to show a pass and pay the tax. The number of cattle heads he had and the amount of tax he paid was entered on the pass. तो अब देखिए पहले क्या हुआ, 1850 से लेकिन 1880s के बीच में जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट है उसको ऑक्शन किया जाता था, मतलब उसकी नीलामी की जाती थी। और उस नीलामी में जो भी जीतता था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर जीतता था, वो फिर टैक्स कलेक्ट करता था। और इतने टैक्स कलेक्ट करता था क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में ले रखा था, तो स्टेट से जो उसको प्रॉफिट मिलना है, ठीक है, वो उसके जरिए जो है उसके लिए सॉरी प्रॉफिट मिलना है, उसके लिए जो है बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे ताकि वो रिकवर कर सके जो मनी उन्होंने स्टेट को दिया है। क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्टर है तो उन्होंने कुछ मनी स्टेट को दिया होगा कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल सके, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो जो चरवाहे हैं उनसे बहुत टैक्स कलेक्ट किया करते थे। फिर 1880s के बाद गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने लगी पैस्टरलिस्ट से। तो इसके लिए क्या है, उनको एक पास दिया जाता था, और जब वो ग्रेसिंग ट्रैक में एंटर करते थे अपने कैटल हर्डर्स के साथ, उनको पास दिखाना पड़ता था और वो टैक्स पे करते थे, और जितने उनके पास कैटल्स होते थे उतना उनको टैक्स पे करना पड़ता था।
नेक्स्ट हम देखेंगे 2.1 हाउ डिड दिस चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पैस्टोरलिस्ट। तो ये सारे चेंजेस जो हैं, अब हमने देख लिया चेंजेस के बारे में, अब हमको देखना है इस चेंजेस से उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या वो इन चीजों ये जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कर पाए, कैसे एक्सेप्ट की, वो सारी चीजें हमको देखनी है। दिस मेजर लेड टू अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ pasture when grazing lands were taken over and turned into cultivated fields. The available area of pasture land declined. Similarly, the reservation of forests mean that shepherds and cattle herders could no longer freely pasture their कैटल इन द फॉरेस्ट। तो ये चीजें हम देख चुके हैं कि सीरियस मतलब अब भाई इतने सारे चेंजेस आए, बस आने जो पास्टर वाला एरिया है वहां उनको जाने नहीं दे रहे हैं, तो वहां सीरियस शॉर्टेज हो गई पास्टर्स की। और जब ग्रीजिंग लैंड्स है उनको कल्टिवेटेड फील्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो पास्टर लैंड है वो क्या है, कम हो गया। अब ऐसे ही जो रिजर्वेशन हो गया फॉरेस्ट में, उसके कारण जो शेपर्ड्स है और कैटल हर्डर्स है वो फ्रीली तो अब नहीं जा सकते। तो ये सब चेंजेस के कारण क्या उनके जीवन में प्रभाव पड़ा। तो as pastoral land disappeared under the plow, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. This led to continuous intensive grazing of this pasture. Usually, nomadic pasture graze their animals in one area and move to another area. This pasture movement allowed time for natural restoration of vegetation growth. When restrictions were imposed on pastoral movement, grazing lands came to be continuously used and the quality of pasture declined, which in turn created a further shortage of forage for the animals and their deterioration of animal stock. Underfed cattle die in large number during scarcity and famines. तो as जैसे जैसे pasture land disappear होते गए, disappear कहाँ हो गए, अंडर फ्लॉ मतलब उनको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चर लैंड में। जो एक्सिस्टिंग एनिमल्स थे उनको क्या है, खाने के लिए चारा जो है, जो बचा कुचा जो लैंड है वहां ग्रेजिंग लैंड वहीं से उनको मिलता था। तो इससे क्या हो गया, वो एक ही जगह पे बार बार वो क्या है चरते जा रहे थे, तो वो क्या है वो एरिया को रिकवर होने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो पहले हमने देखा था कि जो चरवाहे हैं, जो पेस्टर्स है, वो क्या करते थे, एक एरिया पे ग्रेजिंग कराते थे, फिर उसके बाद वो दूसरे एरिया में चले जाते थे। तो जब दूसरे एरिया में वो चले गए हैं, तो जो पहला एरिया है उसको रिकवर होने के लिए टाइम मिल जाता था। तो अब वो नहीं हो जा रही थी, क्योंकि पेस्टल मूवमेंट्स जो है वो अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि उनको मिलने जगह ही नहीं मिल रही है। तो वो एक ही जगह पे ही रुक के अपना जो भी चराने वराने का काम है वो कर रहे हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस के कारण जो है उनका जो लाइफ है वो पूरे तरीके से मतलब तबाह तो हो ही गया। उनके साथ साथ जो उनके एनिमल्स हैं उनके लिए भी चारे की शॉर्टेज हो गई, और जो भी उनके जो जानवर हैं वो क्या हो गए, अंडरफेड हो गया, मतलब उनको उनको खाने की कमी होने लगी। तो इससे क्या है वो बहुत ज्यादा तादाद में मरने भी लग गए स्कैरसिटी और फेमाइन्स के कारण। स्कैरसिटी मतलब खाने की कमी, और फेमाइन्स कई बार सूखा भी पड़ा है उसके कारण। तो यहाँ पे मैप में अलग अलग कम्युनिटीज के बारे में दिया है। तो गुजर्स हमने देखा, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है वहां पे गदीस हमने देखा, उत्तराखंड का भोतियास और गुजरात बंजारास हमने देखा, मध्य प्रदेश में रायकास हमने देखा, महाराष्ट्र में धांगर कम्युनिटी हमने देखा, महाराष्ट्र में कुरुबास एंड गोलास हमने देखा, आंध्र प्रदेश वाला एरिया में, ठीक है, मोनपास के बारे में हमने नहीं देखा मल्थारिस। तो ये सारी कम्युनिटीज है, सारी कम्युनिटीज के बारे में हम पढ़ते रहेंगे तो पूरे बुक भी कम हो जाएगी, इतनी कम्युनिटीज है हमारे इंडिया में। तो पेस्टलिस्ट इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैप में वही चीजें दी गई है। तो अब 2.2 है हाउ डिड द पास्टर्स कोप विद दिस चेंजेस। अब जो पास्टर्स है क्या किया, क्या चेंजेस उन्होंने किए अपनी लाइफ में ताकि वो इस चेंजेस को कोप अप कर सके। आप क्या सोचते हैं क्या किया होगा, क्या किया होगा भाई, पेस्टलिज्म भी छोड़ दिया होगा कुछ लोगों ने, जिनके पास पैसा रहा होगा वो थोड़े से जमीन वगैरह खरीद के खेती बाड़ी किए होंगे, या कुछ ट्रेडिंग वगैरह का काम किए होंगे। जिसके पास पैसा नहीं रहा होगा या तो वो दूसरे के खेत में जाके काम करेगा या तो लेबर का काम करेगा। तो आगे देखते हैं। Pastoralists reacted to these changes in a variety of ways. Some reduced the number of cattle in their herd since they were not there was not enough pasture to feed their large numbers. Others discovered new pastures when movement to old grazing ground became difficult. तो यहाँ पे देखिए पास्टर्स क्या है, अलग अलग तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया वैरायटी ऑफ वेज से। तो कुछ ने क्या किया, अपने कैटल के नंबर्स उन्होंने रिड्यूस कर दिए, क्योंकि ज्यादा कैटल रखेंगे तो उनको फीड कैसे करवाएंगे, उनको खाना कैसे देंगे, चारा कैसे देंगे। और कुछ ने क्या किया कि नए पास्टर फील्ड जो एरिया है उसको उन्होंने डिस्कवर किया। तो ठीक है, तो क्योंकि ओल्ड ग्रेसिंग जो ग्राउंड है वहां पे जाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने नए नए जो पास्टर एरिया है वहां पे डिस्कवर करके उस एरिया में वो शिफ्ट हो गए। और आफ्टर
After 1947, the camel and the sheep herding Raikas, for instance, could no longer move to Sindh and graze their camels on the bank of Indus as they had done earlier. The new political boundaries between India and Pakistan stopped their movement. तो after 1947 मतलब जो इंडिया का जो बंटवारा हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय क्या है, जो कैमल और शिप हर्डिंग जो राइकास कम्युनिटी से राजस्थान के, वो सिंध वाला जो एरिया है जो इंडस रिवर के पास में है, वहां जाया करते थे अपने कैमल्स और शिप्स को लेके जब सूखे का सीजन होता था। तो अब वो नहीं कर सकते तो क्योंकि वो अब दूसरा देश बन गया है, वहां पाकिस्तान में वो जा नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ चरवाहे हैं, तो इसका मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान उनको एंट्री दे देगा। तो अब न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए ये मूवमेंट उनका वो हो गया। तो इसलिए वो क्या कर दिया, उन्होंने नई जगह खोजी, तो इसलिए वो हरियाणा वाला एरिया है, वहां पे जाके अपने जो शीप्स है उनको ग्रेस कराने लग गए ऑन एग्रीकल्चर फील्ड आफ्टर द हार्वेस्टर कट। ठीक है, तो हमने देखा है कि जब हार्वेस्ट कट हो जाता है उसके बाद जो है, जो अगर शीप्स को वहां पे ग्रेस करते हैं, जो बचा कुचा जो स्टबल है उसको ग्रेस करते हैं, तो उसके बाद जो वो मैनवर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैनवर ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताई है। ओवर द ईयर सम रिचर pastoralists began buying land and settling down, giving up their nomadic life. Some became settled peasants cultivating land and other took more extensive trading. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको, कुछ जो रिच पैस्टरलिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जमीन वगैरह खरीद ली और एक जगह वो बस के रह गया, और जो अपना नोमेडिक लाइफ है उसको उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया। तो ये जो सेटल है, इन्होंने अपनी जो जमीन है उसको कल्टीवेट करना चालू कर दिया, और कुछ जो है यहाँ पे ट्रेडिंग करना उन्होंने चालू कर दिया। And many poor pastoralists on the other hand borrowed money from money lenders to survive. At times they lost their cattle and sheep and become laborers working on fields or in a small town. तो अब जो कुछ जो पुअर पेस्टलिस्ट है वो क्या है, भाई अब कैटल है, पैसे नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मनी वगैरह जो है, पैसे वगैरह है उधार वगैरह लिए, उधार नहीं चुका पाए तो उनके कैटल और शिप्स जो है उनसे छिन गए। उसके बाद जो है वो कुछ लेबरर्स का काम करने लग गए, या तो फिर कुछ जाके जो दूसरे के जो फील्ड्स हैं वहां पे जाके काम करने लग गए। Yet pastoralists not only continue to survive in many regions, their numbers have expanded over recent decades. तो यहाँ पे जो भी पैस्टरलिस्ट है वो मतलब कंटिन्यू नहीं कर रहे थे अपना जो काम है, लेकिन तब भी उनके नंबर जो है धीरे धीरे बढ़े हैं रिसेंट ईयर्स में। When pastoral lands in one place was close to them, they changed their direction of their movement, reduced the size of the herd, and combined pastoral activity with other forms of income and adapted to changes in the modern world. तो जैसे कि हमने बताया कि जैसे जब जब pastoral land जो है एक जगह पे कम होने लग गया, तो उन्होंने अपने क्या है जो साइज है हर्ड का उसको भी उन्होंने कम कर दिया, और पेस्टल एक्टिविटी के साथ साथ वो कुछ कुछ और काम भी करने लग गए। ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम भी उन्होंने अपना लिया ताकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके चेंजेस के साथ वो अपने आप को भी ढाल सके। मैनी इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट इन ड्राई रीजन्स एंड इन माउंटेन पेस्टलिज्म इज स्टिल इकोलॉजिकल द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट यही बिलीव करते हैं जो पेस्टलिज्म है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Such changes were not experienced only by pastoral communities in India. In many other parts of the world, new laws and settlement pattern forced pastoral communities to alter their lives. How did pastoral communities elsewhere cope with these changes in the modern world? तो यहाँ पे ये जो एक्सपीरियंस जो है pastoral communities के साथ जो हुआ कॉलोनियल रूल के आने के बाद, तो ये सारी चीजें सिर्फ इंडिया में नहीं हुई, कुछ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे भी यही न्यू लॉस है और सेटलमेंट पैटर्न्स है, उसके कारण जो है पेस्टल कम्युनिटीज की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। तो इसके बाद जो है हमको अफ्रीका के बारे में देखना है, पेस्टलिज्म इन अफ्रीका। ठीक है, तो ये पार्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अफ्रीका एक सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और गरीब भी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गरीब है, इतना गरीब है कि न्यूयॉर्क में जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं उतने इंटरनेट यूजर पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में नहीं है। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पेस्टलिज्म इन अफ्रीका के बारे में देखेंगे। वहां पे भी हम देखेंगे कि कॉलोनियल रूल के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम खत्म करेंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।